एवरीवन वेलकम ऑन ईसीपी। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड टू गेट एग्जाम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सारे मेंटर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और गुरविंदर सर बैठे हुए हैं। पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, गुरविंदर सर, विनीत सर, जितेंद्र त्यागी सर, मनीष सर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू सर। एंड आज का हमारा जो सेशन है सारा वो इस रीजन के जो स्टूडेंट है सर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ इन एग्जाम्स को लिख सकते हैं उसके ऊपर है। Friends, let me tell you also one more thing. Like ECP is the only preparation providing I think platform for offline in the region in Chandigarh. We are presently sitting in 34 sector of Chandigarh, and we are the only service provider for offline education in GATE for all of you. आज का हमारा सारा सेशन इसी के ऊपर रहेगा दैट गेट एग्जाम का रेलिवेंस क्या है और गेट एग्जाम क्यों लिखना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ में एक और डिस्कशन करेंगे आज हम लोग कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। कोविड के बाद बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। कोविड से पहले ऑफलाइन मॉडल हुआ करता था, क्लासरूम में क्लासेस लिया करते थे हम, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कोविड के बाद 2-3 साल ऐसे लगा कि ऑनलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया एंड अब दोबारा से एक हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आ रहा है। दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज अभी भी हमारा 50% टाइम ऑनलाइन और 50% टाइम ऑफलाइन की तरफ जाता है। तो अब एज अ टीचर वी कैन वेरी वेल डिस्कस कि ऑफलाइन ऑनलाइन के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है एंड गेट एग्जाम का रेलिवेंस क्या है, क्यों आप लोगों को ये लिखना चाहिए। बिफोर आई गो टू मनीष सर जो मेंटर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, 2-3 पॉइंट्स में गेट के बारे में आपको बताऊंगा। दैट गेट एक यूनिवर्सल एग्जाम है जो मेरे को लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। ये एग्जाम आपको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज देता है इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स इंडिया में और इंडिया के बाहर। आई डोंट नो आप कितने लोगों को ये पता है कि आईआईटीज, आईआईएससीज, ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज, इनमें एमटेक के साथ साथ गेट एग्जाम के स्कोर के बेस पे आप अब्रॉड में जैसे जर्मन जैसी कंट्रीज या सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं विद स्कॉलरशिप। गेट एग्जाम के थ्रू मैक्सिमम जॉब्स जो लगती हैं पब्लिक सेक्टर में वो मैकेनिकल इंजीनियर्स की लगती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर 300 सीट्स निकली हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो सीट्स निकला है उसमें 150 मैकेनिकल है, बाकी मिल मिला के सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस का होता है। तो एज मैकेनिकल इंजीनियर्स आप लोगों के पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो है जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स की हैं वो गेट के थ्रू हैं, जिनमें सारे के सारे पब्लिक सेक्टर, जैसे आपके ऑयल सेक्टर आते हैं, सारे एनर्जी सेक्टर आता है। मैंने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की बात किया, बीएआरएस की मैं बात करूंगा, डीआरडीओ की बात करूंगा। उसी तरीके से आपका जो ओएनजीसी है, आईओसीएल है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बीपीसीएल है। आज मैंने एक नोटिफिकेशन बनाया जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का है। मैक्सिमम जॉब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए पीएसयू में गेट के थ्रू है। तो ये एग्जाम एक होलिस्टिक एग्जाम है। दूसरी बात, एक बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है दैट आज के टाइम में हम 2024 की बात कर रहे हैं एंड अब ये जो हमारा डिस्कशन है 2025 गेट के लिए है। फ्रेंड्स 2025 से 24 में अगर हम देखें तो ड्रास्टिकली मिनिमम कंपटीशन है। उसके कई रीजन हैं। बहुत से बच्चों ने एक रैट रेस में आके कंप्यूटर साइंस वगैरह उठाना स्टार्ट किया। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो थे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए। बहुत ही कम बच्चे हैं अब, बहुत ही कम बच्चे हैं और बहुत ही कम बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए तो एम्प्लॉय चाहिए और सीट्स उतनी आ रही है, इनफैक्ट ज्यादा आ रही है, हमने 2-3 साल से देखा। तो अब सिचुएशन ये हो गया कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है लेकिन स्टूडेंट्स बच्चे कम हैं। और इस टाइम पे अगर आप सीरियसली तैयारी करके एग्जाम लिख लोगे, 6-7 महीने लगा दोगे तो एक बहुत अच्छी जॉब आप लोगों के हाथ में आ सकती है और उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये है गेट का थोड़ा सा रेलिवेंस। बाकी मेरे जो कैपेबल मेंटर्स हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे भी। मनीष सर, गेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके व्यूज जानना चाहेंगे एज मैकेनिकल मेंटर कि गेट जो एग्जाम है सर वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बच्चों को ऑफर करता है, कितने की तैयारी होती है। बच्चे के दिमाग में होता है कि गेट एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है, हमसे ना हो पाएगा। तो ये तो हमारे बियॉन्ड है। ऑब्वियसली सर एजुकेशन, अगर जो बच्चा कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहा, उसका पहला दिमाग में आता है, उसको ये उसके दोस्त भी बताते हैं कि साहब गेट तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, गेट कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि बेस्ट चीज लेने के लिए लाइफ में सर मेहनत करनी पड़ती है। तो गेट एक एग्जाम किस तरह का है, क्या ऑर्डिनरी बच्चा इसको अटेन कर सकता है, कितना टाइम चाहिए इसको तैयार करने के लिए, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपसे लेंगे। और एंड ऑफ द डिस्कशन में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा सिलेबस जो हमें दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करके कितना वेटेज है वो बाद में हम एंड में करेंगे। तो ओवर टू यू नाउ। ओके सर, जैसे आप, अब मैं इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेट
आपको क्यों देना है। हाँ जी। तो आपने काफी डिटेल में इसको बताया कि आपके हायर स्टडीज के लिए फॉरेन में अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हो या पीएचडी प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो गेट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो कि 25 प्लस पीएसयूज, इवन इंक्लूडिंग हैवी मशीनरी, रिसर्च, स्टील इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है और सीट बहुत सारी हैं, लोग बहुत कम है। जैसे आपने बताया कि मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप अपने ही कॉलेज में अगर आप देखो तो आपके बैच में अराउंड 15-20 स्टूडेंट है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उस कॉलेज में मैकेनिकल में। तो आप देख सकते हो कितनी कम स्ट्रेंथ है। और उसमें से भी अगर आप बात करो कि कितने लोग एग्जाम देने वाले हैं गेट की, तो हो सकता है एक भी ना मिले। हो सकता है एक भी ना मिले। तो अगर मैं थोड़ा सा डेटा बताऊं कि लास्ट 2 ईयर पहले क्या सिनेरियो था और आज क्या सिनेरियो है, 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख स्टूडेंट्स गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपेयर होते थे। और उनमें से जो सिलेक्शन होता था, जो अगर मैं स्पेशली पीएसयूज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70-75 प्लस मार्क्स लाना होता था, तब जाके कहीं से आपको कॉल आएगा। वहां श्योरिटी नहीं थी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 75 प्लस मार्क्स लेके आओ तब जाके आप सोचोगे कि चलो कॉल तो आएगा, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये सिनेरियो 2 साल पहले का था। आज है, अगर मैं 2024 की बात करता हूँ तो इस साल 60,000 स्टूडेंट्स गेट एग्जाम में अपियर हुए, जो कि बहुत कम है। और अगर मैं उनके रिजल्ट्स की बात करूं तो 8,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई किए हैं। मतलब जो बच्चा 27 मार्क्स लेके आया है उसकी रैंक है 9,000 और वो गेट क्वालिफाइड नहीं है। तो 8,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई किए। तो बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई किए। पहले 40,000 लोग क्वालिफाई करते थे, आज सिर्फ 8,000 क्वालिफाई किए। तो एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रैकेट लग गया कि बहुत कम लोग ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इट मींस कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अगर हम पहले 75 प्लस मार्क्स आना सिलेक्शन के लिए, आज 50 मार्क्स पे। अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ कट करूंगा सर। एनपीसीएल में 150 सीट्स हैं इस बार और 12 टाइम्स बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो 1800 हो गया। 1800 बच्चे। अब आप देखो 8,000 क्वालिफाई किया, 1800 बच्चे। एनपीसीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, और वो भी कोई महारत्ना कंपनी नहीं है। तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए 1800 बच्चा जाएगा, तो जाएगा कहां से सर ये? और हमारे पास 20 पीएसयू है। और सर 500 प्लस अगर किसी का भी स्कोर है, वो बच्चा उसको कॉल है। हाँ। और वहां पे सिर्फ कॉल के लिए लड़ाई। डीआरडी में 400 प्लस पे कॉल था सर लास्ट ईयर। डीआरडी में 400, तो वहां पे सिर्फ कॉल की लड़ाई है। उसके बाद सिलेक्शन तो आपके इंटरव्यू बेसिस पे। कोई मैटर नहीं करता आपके कितने मार्क्स आए, कितनी रैंक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका नॉलेज कितना है, आपने किस तरीके से इंटरव्यू को लिया, वो डिपेंड करेगा। तो 500, और अगर मैं इसके लिए मार्क्स बताऊं, 500 स्कोर के लिए 45 मार्क्स लेके आना है। ओनली 45 मार्क्स लेके आना है और आपके 500 प्लस स्कोर आ जाएगा इजीली। मतलब सिंपल आसान क्वेश्चन करके भी आ जाएगा। बहुत आसान, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान। हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, इवन मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, अगर मेरे नोट्स भी कोई पढ़ के गया ना, उसका हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन पूछा है 20-30 मार्क्स, तो एज इट इज आएगा। 35 नंबर का मैं पढ़ाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 35 नंबर में अराउंड 25 to 30 मार्क्स तो एज इट इज आएगा। और वो मेरी मानते नहीं, वो पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, वही आ रहा है ना। उसमें मेरी कोई मानते नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट उसको सीरियसली लेते हैं, उसको गो थ्रू करके जाते हैं प्रॉपरली, तो उनको नोट से ही क्वेश्चन मिलेगा, आपको सिर्फ आंसर करना है। या हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो, बस तो आपको समझ के आंसर करना है। तो ये आंसर हो गया कि हमें गेट क्यों देना चाहिए। तो मैंने कुछ डेटा के साथ बताया कि आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि एक बहुत बड़ा फियर है, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा फियर है कि उनसे गेट तो हो ही नहीं सकता। सही है। तो ये सब फियर बस है और कुछ नहीं है। अब कुछ भी स्टार्ट है, जैसे आपने बीटेक में एंट्री लिया, राइट सर। जब आप बीटेक में एंट्री लेते हो तो आपके दिमाग में डर रहता है। बहुत सारे बच्चे हिंदी से पढ़ के आते हैं, यहाँ पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज से पढ़ के आ जाते हैं, इंग्लिश से उनको पता ही नहीं। लेकिन बीटेक में एंट्री किया और कहीं ना कहीं वो बीटेक डिग्री कंप्लीट करके तो जा रहे हैं। इट मींस कि उन्होंने एफर्ट डाला है, पास किया। जब पास किया तो थोड़ा सा और एफर्ट अगर पुट करते हैं, जैसे मैंने बताया 45 to 50 मार्क्स भी लेके आगे, अगर 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 70% सिलेबस पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ाई करो। मैं भी बताऊंगा 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे आपके आराम से 45 से 50 नंबर आएंगे और आपका कहीं ना कहीं करियर बहुत ज्यादा सेफर जोन में चला जाएगा, जो बच्चे तैयारी नहीं करे उनके कंपेरिजन। सही बात है ना। तो एक तो ये हो गया कि हायर स्टडी। हाँ, अब मैं थोड़ा सा हायर स्टडीज पे आ जाता हूँ। 23 IITs हैं। IIT खड़गपुर में 54 एमटेक कोर्सेज चल रहे हैं, 54 कोर्सेज। अगर मैं सारे IITs का मिला लूं तो अराउंड
100-150 से ज्यादा कोर्सेज होंगे, है ना, सभी के प्रोग्राम्स मिला लिया जाए, और हर जगह 20 सीट एटलीस्ट है एमटेक की। तो 150 इंटू 20, 3000 बच्चे तो ऐसे कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपने 3000 के रैंक, 3000 तो मैं बहुत ज्यादा बोलो, इवन कॉल तो 300-400 फिर एनआईटी आता है सर, फिर बाकी आईएससीज भी आते हैं, आईएससीज भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और एनआईटीज भी इतने सारे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे एनआईटीज हैं, एनआईटी वारंगल वगैरह, सूरत का त्रिची है, बहुत अच्छा एनआईटीज है जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो क्वालिफाई किया बच्चा 8000 कुछ ना कुछ मिल रहा है, बढ़िया। तो आपको सोचिए, अगर 28-29 मार्क्स से लेके आया, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा सेफर जोन में चला गया, जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया उनसे। तो इसमें एक चीज ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को लगता है हमें बहुत हाई गेट स्कोर लाना ही पड़ेगा, जो एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, क्योंकि हम पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं सर कि गेट कट ऑफ भी अगर पास करते हो, 30-35 नंबर भी लेते हो, सीजीपीए अच्छा है, तब भी आईआईटीज मिलता है। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है कि जो ऐसा नहीं कि सब बहुत हाई रैंक है तभी आपका कुछ बनेगा, अगर रैंक कम है तब भी कुछ ना कुछ बन ही रहा है। अभी ऐसे बेंगलोर से कॉल आया है, हाँ सर, मतलब लोगों को लगता है कि ऐसे बेंगलोर मतलब 800 प्लस स्कोर होगा तो तभी हमें मिलेगा, यहाँ पे 450-500 पे भी कॉल आ रहे हैं। राइट सर। तो अब आपका एफर्ट है कि आप वहां पे जाके कितना एफर्ट होगा, मतलब एक इंडिया का सबसे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, 35-40 मार्क्स लाके वहां पे आपको एंट्री मिल रही है, इससे बड़ा क्या इस टाइम। राइट सर, इसलिए कह रहे हैं ये जो टाइम चल रहा है, ये गोल्डन एरा चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इस टाइम को जिन्होंने बुला लिया वो सक्सेस होंगे, क्योंकि 2 साल बाद फिर से भीड़ स्टार्ट होने वाली है, फिर से वही सिनेरियो आएगा, बहुत सारे नंबर लेके आने। सही बात है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब बच्चों ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया है। अभी जैसे मैं कहीं जैसे आईआईटीज में बात करता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि प्लेसमेंट बढ़िया हो रहे हैं, स्टूडेंट कम मिल रहे हैं, हमें स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, प्लेस किसको करें। हाँ सही बात है, ये सिचुएशन आ गई है। चलिए अब चलते हैं जितेंद्र त्यागी सर की तरफ। त्यागी सर, आपसे थोड़ा सा, वैसे तो आप मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें, लेकिन एक टेढ़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 2011-12 से हम इस रीजन में, पंजाब रीजन में हम लोग बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं सर। नौकरियां भी बच्चे को चाहिए और अच्छी नौकरियां पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, तो जो नीड उस टाइम पे थी, और उस टाइम पे हम देखते थे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते थे, क्लास में बैठ के मेहनत करते थे। अच्छा, रिक्वायरमेंट आज भी है जॉब्स की, उस टाइम पे भी थी, आज जॉब्स उतनी ही हैं या उससे ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन बच्चों का रुझान जो है वो रिवर्स हो गया है। ऐसा क्या चेंज आया था कि सर उस टाइम में और अब टाइम में कि नौकरी भी चाहिए और नौकरियां हैं भी, लेकिन बच्चा नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा क्या हो गया? ये सर देखो, इंटरेस्टेड तो नौकरी में है, बट वही कि कोविड के टाइम पे थोड़ा इशू रहा बच्चों का, 1-2 साल लेजी हो गए वो घर में रह के ना, तो अभी वापस वो लहर वापस आने लगी है और बच्चे मतलब जागने लगे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे मतलब अब एफर्ट करेंगे आगे, उनको जॉब मिलेगी, और मतलब एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी लाइफ में चाहिए, मेहनत तो करनी, बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा ना सर। मिल भी जाएगा तो सस्टेन कैसे करोगे आगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है हर जगह, किसी भी ब्रांच में चले जाओ तो आपको उसमें बाद में एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर शुरू में तुम अच्छी जगह चले जाते हो तो जो ब्रांड तुम्हारे साथ जुड़ जाती है ना, स्टार्टिंग की जो ब्रांड होती है, चाहे तुम किसी भी आईआईटी की ब्रांड लगा लो, एनआईटी की ब्रांड लगा लो, या इनिशियल जिस कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो वो लाइफ टाइम मतलब उसका रोल रहता है तुम्हारे साथ में, तुम्हारी जो भी ग्रोथ होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो बच्चों को इस पे भी फोकस करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बस कुछ भी मिल जाए, ऐसी काम चल जाए, मतलब ठीक है ना, आप अच्छी पोजीशन पे आने की शुरू से कोशिश करो और फिर आगे बढ़ो। मतलब उसको एस्पायर करना चाहिए कि बेस्ट चीज ले, और यही स्टेज है जिसपे वो ले सकता है। देखिए सर, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गेट में, मैथ्स और इसको एप्टीट्यूड बोल लें, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30% वेटेज है इसका। उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताओ, जो लोग टेक्निकल से घबराते हैं, तो सर तो बोल रहे हैं कि इवन 35-40 नंबर पे आपको बहुत अच्छा मिलता है सब, तो नॉन जो टेक्निकल पार्ट है सर, क्वांट मैथ्स हो गया, उसका क्या रेलिवेंस है और उसको किस तरीके से स्टूडेंट कर सकता है? देखो, 30 नंबर का मतलब नॉन टेक पार्ट हम बोल सकते हैं टोटल, जिसमें 15 नंबर का तो आपका उसमें इंग्लिश भी रहती है, क्वांट भी रहता है और रीजनिंग भी रहती है। तो उसमें से ऑन एन एवरेज आप 10 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। 5 नंबर के आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत किया आपने, हो सकता है 12, 13, 15 तक चले जाओ, हम मान के चलते हैं 10 कर लो उसमें से, ठीक है ना। लेकिन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आगे रिक्वायर्ड भी है, आपकी बीटेक कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उन पे अच्छी कमांड करनी है तो मैथमेटिक्स पे कमांड चाहिए। तो इसके 15 के 15 आपको स्कोर करने चाहिए और वो हो जाते हैं। जैसे अपने जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने 47 रैंक निकाली है, हमने 33 रैंक यहाँ पे निकाली चंडीगढ़ रीजन में, ठीक है। तो
ऐसी बहुत सारी डबल डिजिट में हमारी रैंक आई है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक मैकेनिकल में 25 आई है अपने क्लास अपनी क्लास का। हाँ, और कोविड से इमीडिएटली पहले। हाँ, तो उन सब बच्चों को मैंने देखा कि मैथ में पूरा स्कोर था उनका। अच्छा। 15 में से 15। और जो हमारे बच्चे 700 स्कोर, 750 स्कोर, मतलब जितने भी करके जाते हैं, तो उनके अच्छे स्कोर बनाने में, मतलब जो एवरेज बच्चा है, जो कमजोर है, उसका तो पास कराने में, और जो पढ़ने में ठीक है उसको टॉप कराने में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर किसी वजह से आपका एवरेज स्कोर रह जाता है तो आपको एडमिशन दिलाने में आगे आईआईटीज के अंदर, आईएससी के अंदर, वहां भी मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो हम जो क्लास में पढ़ाते हैं जैसे अपनी, तो उस चीज को ध्यान भी रखते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल अभी ये एग्जाम के लिए काम आएगा, ये आगे भी चाहिए उसको, बच्चे को। जैसे अभी हमारे जो एक यूरोपीडिया भी हम लोग ईसीपी के साथ में रन करते हैं, वहां क्या दिक्कत आती है कि बहुत सारा बच्चा पूरे इंडिया का आता है, लेकिन मैथमेटिक्स में उनको, मतलब उन्होंने क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए, वो लर्न कर लिया, लेकिन वो इंटरव्यू का उन्हें पता ही नहीं है कि इंटरव्यू में जब उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। तो हम कोशिश ये करता हूँ मैं अपनी, मतलब जैसे क्लासेस के अंदर, कि वो कंसेप्ट भी उसके क्लियर हो, ताकि आग उसको दोबारा से वो चीजें ना करनी पड़े आगे। तो जैसे आईआईसी में भी इंटरव्यू सब जगह होता है, मैथ्स का पूछा तो जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं अपना, वही सारी चीजें हम साथ में बताते चलते हैं बच्चे को कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू के रेलिवेंट है, आगे काम आएगा आपको। ठीक है, उसकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो सब बताते हैं, और प्लस गेट के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों को सारे कराना। ठीक है, और हम मतलब डाउट सेशन रेगुलर बच्चे के लिए अवेलेबल रहना। तो जब रेगुलर बच्चा मोटिवेट उसको करेंगे, पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेगा, तो बच्चा का एक इंटरेस्ट जग जाता है उसमें, और फिर वो अच्छा स्कोर करता है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन के डिफरेंस को लेके। ऑनलाइन मॉडल हमने जो कोविड है उसका एक गिफ्ट है हमारे लिए। अभी भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके कंफ्यूज है कि ऑफलाइन पे तैयारी करें या ऑनलाइन ही कर लें। नो डाउट ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है आजकल, बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है। हम खुद ऑनलाइन बहुत सी क्लासेस बच्चों को देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है एक्चुअल में अगर किसी ने एग्जाम निकालना है तो क्या मोड होना चाहिए और क्यों? देखो, जब अभी आप जॉब तो कर नहीं रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी आपके पास टाइम है, तो टाइम है तो आप जितना ज्यादा बाकी बच्चों के साथ रहोगे ना, मतलब एक तो होता है कि उनके साथ बैठ के पढ़ोगे, आप खुद पढ़ रहे हो वहीं पे, तो लगातार लंबे टाइम तक पढ़ना मुश्किल पड़ जाता है ऑनलाइन पे। शुरू में आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है ना, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने बहुत सारे पैटर्न हमने देखे हैं कि ऑनलाइन में, कि वो रेगुलरिटी, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। मतलब स्टार्टिंग तो बड़े जोर शोर में बच्चा कर लेता है, मोटिवेशन लूज हो जाता है। सही है, ठीक है ना। और टीचर्स का भी सेम है, क्योंकि टीचर्स जो है क्लास के अंदर घूमते हुए अलग-अलग बच्चों आई कांटेक्ट मेंटेन किया। हाँ, ठीक है ना। तो टीचर जब खड़ा रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो वो खुद भी मतलब, और जब आप क्लासरूम के अंदर रहते हो एज ए टीचर, तो दिमाग टीचर का ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। सही बात है। ठीक है, जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं अपने आप को ऑनलाइन में देखता हूँ, ऑफलाइन में देखता हूँ। तो ऑफलाइन में अलग ही मतलब चीजें लिंक होती हैं, आती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं आएंगे आपके पास। कहीं ना कहीं एक मतलब प्रेस साइकोलॉजिकल इशू भी डिफरेंस होता है। और बच्चे के लिए क्या है कि 50 बच्चे साथ में बैठे हैं, मन लगेगा, उसका डेली का रूटीन बन जाएगा, बोर नहीं होगा, वो कंपीट कर सकता है। फिर दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस देखेगा। जैसे आप एक बताओ, किसी रास्ते में आपको जाना है, सुनसान रास्ता है, आप अकेले जा रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं कि आगे क्या है क्या है, और एक है कि आपके साथ 20-30 लोग जा रहे हो, ठीक है, सही है। तो आप किस मोड में ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को पाओगे? नहीं, आसान हो जाता है रास्ता, 20-50 चल रहे तो पता नहीं लगेगा, और चले पहुंच। हमारे यहाँ पे हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश में, इधर पंजाब में भी बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। आप एक बंदा अकेला कांवड़ यात्रा चला जाए, अभी चला जाए कांवड़ लेने, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए लाना। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी चलती है, मोटिवेशन, डीजे चलते हुए, म्यूजिक चलते हुए, और मतलब नारे लगते हुए, ठीक है ना, भोलेनाथ के, तो वहां पे जो अगर ऐसे भी लोग हैं जो चलते ही नहीं है बहुत दिन तक, उनकी भी स्पीड बढ़ जाती है 10-5 किलोमीटर, तो भीड़ के साथ में चल तो वो यहाँ पे भी होता है क्लासरूम के अंदर, कि जब 50 बच्चे साथ में बैठे ना, तो उनको देख के खुद ही मोटिवेशन आ जाता है, यार पढ़ रहा है, इसके नंबर इस बार ज्यादा आ गए, यार अफोर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा पता चलता है रिलेटिवली। अच्छा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन सर ऑनलाइन ऑफलाइन का ये है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं,
क्योंकि उनको लगता है टीचर सामने खड़ा है और पूछ लेते हैं। नंबर 2, हम बच्चों के एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि वो अटेंटिव है या अटेंटिव नहीं है, या टाइम पास कर रहा है, तो हम भी उसको ज्यादा एक्टिव कर देते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। ये 2 चीज सर ऑनलाइन पे मिसिंग है। मैंने देखा कि बच्चा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, मेरे को भी नहीं पता वीडियो बंद करके क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, लेटता है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। और दूसरी बात, ना तो वो क्वेश्चन पूछता है, ना मेरे को दिख रहा है। मेरे को ये भी नहीं पता चलता सर कि वो समझ भी रहा है, उसको समझ आया नहीं आया। ये मेरे को ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही लगता है कि ना तो मैं उसको मॉनिटर कर सकता हूं, ना वो मेरे कॉन्टेक्ट में है, तो कभी वो फील करेगा कि मैं क्वेश्चन एक टीचर से पूछूं। ये सबसे बड़ा एक लैकुना है इन चीजों के बीच में। विनीत सर, आपकी तरफ चलेंगे, आप मैकेनिकल के मेंटर हैं, तो पहले तो आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन का जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर दें। सर जैसे त्यागी सर ने साइकोलॉजिकल तो सब कुछ डिफरेंस बताया हाँ ऑनलाइन जी। ऑफलाइन का। सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम इसमें ये आती है कनेक्टिविटी इशू। हाँ हाँ। इन केस अगर जैसे कोई स्टूडेंट ऐसी लोकेशन में बैठा है जहाँ पे नेट में इशू है, स्क्रीन में रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, विजिबल नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रही है, ये सब काफी सारी प्रॉब्लम ऐसे भी देखने को मिलती है। साथ में अगर हम बात करें जैसे ऑफलाइन अगर कोई क्लास ले रहे हैं, तो एज अ टीचर ऑफलाइन में ज्यादा जो फोकस है टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी वो प्रॉपर बना रहता है। अगर कहीं ध्यान भटकता भी है टीचर्स स्टूडेंट्स का, तो उस केस में टीचर जो है वो उसे वापस खींच के अपनी तरफ ले आ सकता है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब वहां पे अगर हम पूछे डाउट्स की अगर हम बात करें, वहां पे जैसे हम कुछ बताना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पा रहा है। हम सिर्फ वही कन्वे कर पा रहे हैं जो कि स्क्रीन में है। हम चाह के भी और कुछ कन्वे प्रॉपर्ली कर नहीं पाते ज्यादा अच्छे से। लेकिन अगर ऑफलाइन जैसे किसी का सिलेक्शन होता है ना, आईएएस का भी जैसे रिजल्ट आया यूपीएससी का, या आईआईटी जेईई का नीट का रिजल्ट आता है, तो आजकल आपने देखा होगा कि ऐड देते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट, उसमें लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम या 1 ईयर ऑनलाइन लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड, वो लिखना पड़ता है। आप अगर अपने किसी रिलेटिव का बच्चे का किसी का एडमिशन कराने जा रहे हो, आपको एक लगा हुआ है कि ये 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, ठीक है ना, वहां से टॉप, मतलब एक इंस्टीट्यूट ने लिखा है, एक ने लिखा है कि 4 ईयर ऑनलाइन प्रोग्राम। आप कहां जाओगे? आप माने उसका बच्चा जाएगा कि ये उस कोचिंग में पढ़ा है, इसका मतलब। बाकी आप कुछ भी लिख दो, उसको पब्लिक की नजर में उसकी वैल्यू नहीं आती है। तो आम पब्लिक मतलब पता है इसलिए कि ऑफलाइन का ही इंपॉर्टेंस है, असली प्रोडक्ट वो वही का होगा। और जितने टॉपर भी निकलते हैं मतलब किसी भी एग्जाम के, वो 99% टॉपर जो है वो ऑफलाइन से ही, उनके रिव्यूज खुद होते हैं सर ये कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। मेरा ये भी मानना है सर कि जो वीक बच्चा है ना, वीक इन द सेंस फिजिकली नहीं बात कर रहे, जो वीक कंसेप्ट्स में है, उसके लिए ऑनलाइन बना ही नहीं है, उसके लिए ऑफलाइन ही बना है। क्योंकि वो 10 बार टीचर से पूछेगा, 10 बार टीचर उसको बताएगा। आपको याद है सर, क्लास जैसे खत्म होती है बच्चे घेर लेते हैं। बिल्कुल। अब ये ऑनलाइन में कहां घेरोगे आप? ऑनलाइन में तो होता नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। मुझे सर आपके पॉइंट्स कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन पॉइंट है, मैं बताता हूँ। अभी मैं जैसे अभी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, अभी 2025 की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है वीकेंड में। तो अभी मैं पिछले 4 वीकेंड पढ़ा दिया बच्चों को, प्रॉपर कंसेप्ट चल रहा है। फिर एक वीकेंड आता है जिसमें मैंने कहा चलो आज प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। जब प्रैक्टिस करा रहा तो मैं देखा कि बैठे हैं कुछ लिख ही नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा क्या साइकोलॉजी तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे बताओ, जिससे मैं उस चीज को करेक्ट करूं तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो वो भी बता नहीं पा रहे हैं कि क्या है। मैंने कहा एक काम करो, आ जाओ बोर्ड में, क्वेश्चन को ड्रॉ करो और सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे सामने, मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो फिर वही बच्चा जो पीछे बैठा शांति से बैठा है, यहाँ आके मैंने सिर्फ 10% या 20% मैंने उसको सपोर्ट किया और 80% उसने खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये ऑफलाइन में कैसे हो सकता है, ऑनलाइन में कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। अच्छा सर, अटेंटिवनेस जो है ना, वो ऑनलाइन में आने के तो चांस बहुत ही कम है, क्योंकि अटेंटिव आदमी तब तक नहीं होता। अब कैमरा हमारे सामने तो हम ज्यादा अटेंटिव है, क्योंकि कैमरा देख रहा है। तो वैसे टीचर देखेगा बच्चा अटेंटिव है, अगर सोचो कैमरा बंद कर दे तो हमारा भी इमीडिएटली क्या हो जाएगा, नहीं अब बंद हो जाए, कोई बात नहीं, रिलैक्स होता है। हाँ, तो जब कोई देख ही नहीं रहा है तो अटेंटिवनेस नहीं हो सकती। तो मेरे को तो लगता है कि जो कंसंट्रेशन है ना सर, जो ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर बनती है 50 बच्चों के सामने, पता नहीं टीचर क्या पूछ लेगा। और सर ने बताया 50 बच्चों का एक इन्फ्लुएंस होता है, टीचर क्या पूछ लेगा, आपने आंसर नहीं किया, आपके दोस्त मित्र हंसेंगे, तो वो चीज तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकती ना सर। और सर क्लासरूम में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, हाँ जी,
और अगर उसमें 4 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लगता है ना कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे भी एफर्ट लगाना है, मेरे से भी सोल्व करना। करना चाहिए, इनसे पहले आना चाहिए। एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और उस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अगर आप रहते हाँ हैं जी। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन होती है एज कम्पेयर टू Very true. अब एक सर इनपुट आपसे भी ले लें, ऑफलाइन ऑनलाइन। गुरुदेव सर आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आप बहुत से मॉड्यूल ऑनलाइन, इनफैक्ट हर हफ्ते में 2-3 मॉड्यूल लॉन्च कर देते हैं तो ये जो आप मॉड्यूल लॉन्च करते हैं इतने ज्यादा और ऑफलाइन ही लगे रहते हैं सर, तो क्या व्यू क्या है सर आपका, इसको कैसे करेगा बच्चा? सर व्यूज में ये है कि जैसे तो वैसे तो मेजोरिटी पॉइंट इसमें कवर हो ही है, हाँ जी। एक कम्पिटिटिव है ना कि बच्चे को वो फील होना कि मैंने जाना है, क्लास करनी है, हाँ। मेरा ये Discipline, schedule है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सवेरे उठ के जाओ सवेरे और उठ के जाना, क्योंकि वो एक पार्ट है सक्सेस का कि अगर आपको डिसिप्लिन नहीं आपके अंदर होगा तो मतलब हिलेंगी ही नहीं चीजें अनटिल और अनलेस कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन लगा लो या सेल्फ मोटिवेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम जो ऑनलाइन में चीजें कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट अपने ऑनलाइन से भी आते हैं, अनटिल और अनलेस कि आपका वो जो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही बहुत ज्यादा हो, हो, बहुत ही परसेंटेज कम है बच्चों का, बहुत कम है, सही। बहुत कम है। तो ये एक पार्ट है, उसको पता कि मेरा क्लास मिस होगा तो मिस हो गया, एक वो भी चीज है। ऑनलाइन चलो एक ठीक है रहता है कि रिकॉर्डिंग, लेकिन वो एक अलग ही उसके फैक्टर्स हैं। तो ऑफलाइन के अंदर जो अभी तक हमने जो ज्यादा में सक्सेस भी जो चीजें मिली है वो ऑफलाइन के अंदर रहा सही है है, obviously। सही है। तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचुअल मेंटेन करना, कितने बजे आना, इतने बजे जाना, उसका शेड्यूल बनता है, फिर वो अपना रिवीजन का टाइम निकालता है, फिर अपना बाकी एक्टिविटीज का टाइम निकालता है, तो एक प्रॉपर उसका टाइम टेबल बनता है, प्रॉपर शेड्यूल बनता है। डिसिप्लिन सर एक Important। लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत आज आजकल सर हर बच्चों के पास वो व्हाट्सएप है, पूरे का पूरा जो मोबाइल होता है, 3 घंटे की क्लास हमारा टीचर करता है और 3 घंटे वो मोबाइल देख नहीं सकता, क्योंकि अगर देखेगा टीचर उसको डांट देगा। लेकिन सोचो ऑनलाइन पे मोबाइल बगल में पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं देखेगा सर? आप सोचो ना, अटेंशन हो ही नहीं सकती। मतलब मेरे को स्ट्रांगली लगता है, क्योंकि आप जान रहे हो ना सर, इन चीजों की बहुत ज्यादा डेविएशन है आजकल बच्चों के अंदर। जो अटेंशन है ना सर, वो बहुत लिमिटेड हो गया है, क्योंकि हमारे पास वो पता नहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कहीं के अपडेट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अब टीचर जो है वो बोलता है कि 3 घंटे आपने कुछ नहीं करना, तो 3 घंटे अटेंशन तो बन गई, लेकिन ऑनलाइन में मेरे को नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। लेकिन एक चीज जरूर मैं सबके सामने बोलूंगा सर, कि ऑनलाइन के भी अपने एडवांटेज हैं। ऑनलाइन अगर आपने ऑफलाइन में कोई चीज मिस हो गई, जैसे पहले होता था सर, बच्चा बोलता था सर मेरी क्लास मिस हो गई, मेरे को समझा दो। अब क्या बेनिफिट हो गया सर, कि सारी चीजें तो रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर कुछ ना कुछ आपका मिस हो गया, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, या टीचर क्या करता है कि चलो ये मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए, अगले 10 क्वेश्चन रिकॉर्डेड पड़े हैं जिनको आपको करना है, तो वो चीज हो सकती है, उसका एडवांटेज है। तो अगर हम समराइज करें तो बात यही है सर कि ऑफलाइन को ऑनलाइन रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऐड जरूर कर सकता है कई चीजें जो ऑफलाइन के अंदर आप अगर ऑनलाइन का बेनिफिट लोगे तो आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी। लेकिन अगर आप सोचोगे ऑफलाइन को ऑनलाइन से ही रिप्लेस कर देंगे तो चांस बहुत कम है। जैसे सर ने बताया कि अगर तो मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा है तब चल जाएगी चीज, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम है, वो बात बिल्कुल सही है। अब आई थिंक हम कंटिन्यू करते हैं सर मैकेनिकल के साथ। तो विनीत सर, मैकेनिकल का बताओ सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा, बच्चों को ये सुन रहे हैं कि गेट में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो उसमें ना वो सोच के चलते हैं कि हमें मैकेनिकल में 15 सब्जेक्ट कवर अप करने हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ 15 सब्जेक्ट बोलने के होते हैं। वैसे अगर हम देखें तो जो क्लासिफिकेशन करोगे सब्जेक्ट तो बहुत कम है, थर्मल वाला पूरा पोर्शन एक साथ क्लब होता है, लेकिन बच्चे इसी में थर्मल क्वेश्चन में 7 सब्जेक्ट एज अ डिफरेंट लिखे चलते हैं। अगर हम कोई भी एक सब्जेक्ट से, थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसी को अगर सही ढंग से कवर अप करें तो आप ये देखोगे कि बाकी जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल लिंक्ड है, उसमें टाइम ही कुछ नहीं कंज्यूम। आपको पता ही नहीं लगा कि आपने कब एक थर्मोडायनेमिक्स कवर अच्छे से पढ़ के जो बाकी सब सब्जेक्ट है वो आपने आधे कवर अप कर चुके हो। ऐसे रिमेनिंग अगर हम बात करें, प्रोडक्शन भी ऐसी सेम, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन कैसे, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 कैटेगरीज है जिनको हमें अच्छे से कवर अप करना हो। ओके, तो अब उसमें भी आसान जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ ही कवर अप करना है। जैसे आज मनीष सर मैं गेट 24 का लास्ट ईयर का पेपर अभी चेक कर रहे थे इसी ईयर का, तो उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, तो अगर उसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे जस्ट आपने रीड अप करा हुआ है या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उसी को गो थ्रू हम कर लें तो उसमें से आप सफिशिएंट नंबर लेके आ सकते हैं। अच्छा विनीत सर, बच्चे गेट का पेपर लेते हैं, उसमें भयंकर वाले क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर वाले डिफिकल्ट, और डर जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर 35-40 नंबर मेरे को लेने हैं, जैसे सर ने बताया कि साहब 35-40 नंबर लोगे तो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे आज की डेट में, तो 35-40 नंबर तो सर बड़े इजी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके भी आ जाते होंगे। जैसे बात करें ना सर, 100 नंबर का पूरा पेपर है। हाँ जी, 100 में से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 20%
कवर हाँ, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, छोड़ भी दे तो हाँ, तो रिमेनिंग 80 बच 80 गए। मार्क्स या 70 मार्क्स आपके हाथ में। जिनको अटेम्प्ट करके आप 50 प्लस तो ले ही सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा अगर प्रिपेयर करें तो अराउंड 60 to 65 इजिली नंबर आ जाता आ जाते हैं। है। अगर हमें चाहिए 90 प्लस तब एक्सट्रीम फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं। जिसकी आजकल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नौकरियां इतनी है कि अगर आप 50 प्लस पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काफी सारे मिल रही है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने अभी डिफिकल्ट लेवल की बात की ना कि बच्चा डर जाता है। आपने बोला 2 क्वेश्चन वाले नंबर देख के डर जाता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप जैसे हम लोग सेमिनार्स वगैरह करते हैं तो वहां पे मैं बच्चों को पूछता हूँ, यार जब मैं गेट वर्ड यूज करता हूँ ना, पूछता हूँ कि कितने बच्चे बोल रहे हैं कि गेट का एग्जाम डिफिकल्ट है। बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, यार कितने बच्चे ऐसे हैं, आप में से हाथ खड़े रखना, कि जिन्होंने गेट का सिलेबस देखा हो, पेपर देखा हो। सारे हाथ नीचे देखा नहीं, लेकिन डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। बाबा लोगों से सुना है। मैं वो बोलता हूँ, ये तूने देखा नहीं, किया नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया, तुम वैसे ही बोल के बैठे भी डिफिकल्ट है। मतलब आपको ये नॉलेज आया कहाँ से? वो जैसे एक बच्चा, सर अभी पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग चल रही है, तो एक बच्चा मेरे को बोलता है, नहीं सर आईआईटी में तो नौकरी नहीं लगती। मैंने बोला भाई तेरे को किसने बोला? बोला मेरे अंकल ने बताया मेरे को। मैंने तेरे अंकल का बैकग्राउंड क्या है? तो सर अंकल जो है वो रिलेटेड ही नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अंकल उनको बता रहे हैं कि भाई साहब तेरा जो जॉब है वो आईआईटी में जाके नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सुना है नहीं लगता है। वैसे ही हमने सुना है बहुत मुश्किल है, देखा नहीं पेपर लेकिन सुना है बहुत मुश्किल पेपर है। तो मतलब आसान है सर। अब एक क्वेश्चन विनी सर, जो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ये, कितना टाइम चाहिए? मैं कितने महीने में तैयारी करके, कितने घंटे डेली तैयारी करके ये एग्जाम निकाल सकता हूँ? 2 वेरी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों का। देखा जाए सर, वैसे अगर आप मैक्सिमम 3 मंथ भी नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल की नहीं कि आपको 10-12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 महीने भी अगर हम सफिशिएंटली पढ़े, ठीक है, अच्छा खासा टाइम देके 4 या 5 आवर्स लेके, तो आप सफिशिएंट पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। वैसे अगर हमें जैसे सर ने बताया कि हमें इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम टाइम में सिलेबस कवर अप हो जाता है। तो उसमें से हमें आपका सिर्फ बेसिक्स अभी भी अगर हमें पता है तो भी हम अराउंड 40 to 50 मार्क्स इजीली ले आ सकते हैं। मतलब तो ऐसा नहीं है कि 6 मंथ या 8-10 महीने की तैयारी चाहिए, ऐसा एक पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ। ये एक क्वेश्चन जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये जैसे सर ने बताया, तो ये वेरी करता है स्टूडेंट के परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा। कि एक स्टूडेंट है जो बहुत वीक है, एक स्टूडेंट है जो मीडियोकर रेंज में उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक स्टूडेंट है जो एवरेज है। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो किसी को नहीं कहूंगा कि कोई भी रहता है बीटेक लेवल पे। अगर एवरेज भी है तो 3-4 महीने, जैसे सर ने बताया कि अगर वो इतना पढ़ता है देन इनफ है 45 मार्क्स लाने के लिए। थोड़ा सा 1-2 महीने और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो वो कहीं ना कहीं 50-60 क्रॉस कर जाएगा, और इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन वहीं अगर मैं एक वीक स्टूडेंट की बात करूं या बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, तो कहीं ना कहीं 6 मंथ्स की कंटिन्यूअस रिग्रेस मेहनत की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ 10-12 घंटे और रिलम बिल पढ़ता ही रहे दिन भर, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन 3 to 4 आवर्स वो क्लास करे। अच्छा, और 1 से 2 घंटे सिर्फ जाकर रिवीजन करे, डेली का रिवीजन 2 घंटे कर ले, 3-4 घंटे यहाँ पे पढ़े। इतनी प्रिपरेशन मोर देन इनफ है। किसी भी क्लासरूम के 3-4 घंटे की जो क्लास होती है उसका कंटेंट रिवाइज करने में हार्डली आधे घंटे से 1 घंटे से ज्यादा उतना ही लगता है, और आपको 1 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इतना एफर्ट मोर देन इनफ है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ऑब्वियसली सर, देखो कंपटीशन ड्रास्टिकली रिड्यूस तो हुआ ही है। जैसे 3 लाख बच्चा लिखता था, अब मेरे ख्याल से 70-80 हजार बच्चा लिख रहा है, और सीटें आपकी उतनी ही है, बढ़ गई हैं, तो कंपटीशन तो कम हुआ ही है ना सर। तो कंपटीशन कम है, बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे ख्याल से मुनीश सर आप ही से बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अगर दिखा दें बच्चों को मैकेनिकल के बारे में कि क्या क्या सिलेबस और कैसे कैसे है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं एक बार सिलेबस गो थ्रू कर देता हूँ, फिर मैं समराइज कर दूंगा इसको। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड है। तो ये सेक्शंस हैं, और ये सिलेबस हर इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा वेरी करता है, लेवल भी वेरी करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफी इजी है ना। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, जैसे त्यागी सर ने बताया, काफी इजी सेक्शन है। और इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये ऐसा पार्ट है जिससे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और उसके आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। तो इंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 3 और 4 सेक्शंस में, अगर मैं कहूँ 4 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन,
ये सारे सब्जेक्ट लिंक्ड सब्जेक्ट हैं। अगर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपरली तो आगे के वाले सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये सब्जेक्ट अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा तो ये आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने में हेल्प करेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में काफी हेल्प होने वाली है। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट हो गया मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, जिसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा सा वर्क करना है। 8 to 10 मार्क्स, अगर मैं इसका वेटेज की बात करूं 10 मार्क्स से अप्रोक्सीमेटली आ जाता है ये। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ डिजाइन भी आ जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ये डिजाइन 3 सब्जेक्ट्स हो गए जिनको मैं एक ही सब्जेक्ट इंक्लूड करता हूं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट लिंक्ड हैं और इन तीनों सब्जेक्ट का ओवरऑल वेटेज होता है अराउंड 12 to 14 मार्क्स। तो आपको एक ये सब्जेक्ट तैयार करना है। उसके बाद आता है थियरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन। दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं समवॉट एक जैसे ही सब्जेक्ट है, लिंक्ड सब्जेक्ट है। ये भी, इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स के आसपास आ जाता है, जो कि एवरी ईयर आता है। इससे 1-2 नंबर ज्यादा हो जाएगा, कभी 1-8 नंबर कम हो जाएगा। मैं एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। मशीन डिजाइन मैंने ऑलरेडी बताया था। ये फर्स्ट सेक्शन है जो कि मैकेनिक्स पार्ट है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन एंड मशीन डिजाइन, ये एक पार्ट हो गया मैकेनिक्स का। उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेज, दिस इज सेकंड पार्ट, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब मैं पहले सिलेबस बता देता हूँ। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर। दोनों ही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो आपको इस तरीके से स्टडी करनी है कि इसको अगर सही तरीके से पढ़ लिया तो आने वाले जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और कम एफर्ट में ज्यादा चीजें इजिली हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मल पोर्शन का एक समझे कि मदर सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत मेहनत करके पढ़नी है। इस सब्जेक्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट है जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, जो कहते हैं ना कि 7 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, वो एक ही सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपका पावर प्लांट थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आईसी इंजन आएगा, थोड़ा सा आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग आएगा। तो इनका छोटा छोटा सेगमेंट होता है, आपको उतना ही पढ़ना है। एंटायर पावर प्लांट पढ़ने की जरूरत नहीं, एंटायर आईसी इंजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, न एंटायर आरएससी पढ़ने की जरूरत है। आपको छोटे छोटे सेगमेंट पढ़ने हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सेगमेंट बनता है और थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स प्लस होता ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल को अगर हम इसमें इंक्लूड कर ले तो सिर्फ 3 ही पार्ट में ये एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। एवरी ईयर 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन आना ही आना है 100%। कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। एंड देन मशीनिंग एंड मशीन टूल। तो ये एंटायर सिलेबस आपका मैन्युफैक्चरिंग का है। हर सेक्शन से 2-2, 3-3 नंबर का आएगा। अगर मैं टोटल वेटेज की बात करूं, मटेरियल साइंस, कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग एंड मशीनिंग मशीन टूल, इस एंटायर सिलेबस की बात करूं तो एवरी ईयर 17 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। 17 to 18 मार्क्स, पहले तो 20-25 प्लस मार्क्स चला जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 17-18 मार्क्स का 100% आएगा। इजी, सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उसके बाद इसी का एक छोटा सा पार्ट रह गया, ये मेट्रोलॉजी एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देन जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। तो इस तरीके से एंटायर इंजीनियरिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मैकेनिक्स, थर्मल एंड फ्लूइड साइंस एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये 3 सेक्शन है। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा टारगेट क्या होगा। जैसे त्यागी सर ने अभी बताया कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ये 30 मार्क्स का आएगा, और सर ने टारगेट भी बता दिया कि 10 मार्क्स बहुत इजीली आप ग्रैब कर सकते हो, वहां पे बहुत आसानी से आएगा। 15 मार्क्स मैथमेटिक्स का है, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी एफर्ट अगर लगाया तो वहां पे आराम से 10+ मार्क्स आ ही जाएगा। मैं चलो 10 मार्क्स ले लेता हूँ, त्यागी सर कह रहे हैं 15 मार्क्स आपको लाना चाहिए, क्योंकि एज ए इंजीनियर अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से लर्न करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंजीनियरिंग वैसे ही आसान हो जाएगी। फिर भी अगर गई गुजरी हालत में अगर 10 मार्क्स पे लेके आते हो 20 मार्क्स हो गए। बच्चा कट ऑफ क्लियर करने के लिए सिर्फ 8 मार्क्स। इसमें से जैसे जिस सब्जेक्ट को कवर करता हूं मैं उसकी बात बताता हूं, बाकी सारी चीजें बता दूंगा। तो उसमें सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिजाइन, ये पार्ट मैं कवर करता हूं। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रनिंग हो तो यहाँ से 14 मार्क्स का आएगा, 14 to 15 मार्क्स 100% आएगा। अराउंड 8 मार्क्स के आसपास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा, 2 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा, 2 और 3 मार्क्स का मशीन डिजाइन। तो 12 to 15 मार्क्स के आसपास वेरी करता है। मैं मिनिमम 12 मार्क्स लेके चल रहा हूँ। मशीन डिजाइन बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है,
2 और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, कई बार 4 मार्क्स का भी आ जाता है, बहुत ही आसानी से मिलता है। मतलब इतना आसान तो मुझे लगता नहीं इंजीनियरिंग कुछ होगा भी। जबकि देखने में देखा जाए तो वो मशीन इंजीनियरिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मल्टीपल सिलेबस है, मल्टीपल टॉपिक्स है, एक दूसरे से टॉपिक का कोई लिंक ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी। जैसे लास्ट टाइम बेयरिंग का क्वेश्चन आया था, उसने एक फॉर्मूला दे दिया, बताया इसमें एन की वैल्यू क्या है, बॉल बेयरिंग के लिए बताओ फॉर्मूला क्या है, लाइफ ऑफ बेयरिंग, डायरेक्ट आंसर बोल रहा था भैया 3 आंसर। मतलब आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना, आंसर देना सीधे। तो ये 12 मार्क्स का यहाँ पे आएगा जो मैं कवर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, जो मेरा पोर्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था 35 मार्क्स कैसे आएंगे, वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के तो इस साल ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जो बिना डेटा बदले भी आए, और सेम प्रॉब्लम सेम बच्चों ने एरर की है जो पहले करते थे। उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। एनर्जी जो होती है न्यूटन मीटर होती है, लोगों ने न्यूटन मिलीमीटर में आंसर देख के आए, 2 जूल निकाल के आंसर आए, 8 जूल, जबकि उसका आंसर 800 है। हर बार वही गलती, सेम क्वेश्चन बिना डेटा बदले क्वेश्चन है। तो ये ऐसा पोर्शन है जहां पे 20 मार्क्स के आसपास वेटेज है, 15 मार्क्स मैंने पहले कर दिए, 20 मार्क्स यहाँ पे आ गए। अगर इतनी भी प्रिपरेशन करते हो, मैं नहीं कह रहा थर्मल को टच भी करो, 35 मार्क्स ये और 30 नंबर आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। कितनी भी गिरी हालत आएगी, 50 मार्क्स तो यही शान है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स यहाँ पे पढ़े, यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सीधा अगर थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करनी है फर्स्ट, इसको तो छोड़ना ही नहीं एनी हाउ। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो फंडामेंटल सब्जेक्ट उनको कभी नहीं छोड़ा जाता है, 100% बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। ये पढ़ लिया तो पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएससी की 50% प्रॉब्लम तो थर्मोडायनेमिक्स में ही फिनिश हो जाएगी। तो मतलब इसका 15 to 20 मार्क्स अगर मैं इसका वेटेज बोलूं तो आपका 12 मार्क्स तो ऐसे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट हो जाना है। थोड़ा सा और सेलेक्टिव आपने एफर्ट लगाया तो 17-18 मार्क्स में कहीं ना कहीं आराम से 12-15 नंबर लेके आते हैं। 12-15 नंबर तो लाना बहुत इजी है। तो इस तरीके से अगर हम कलेक्टिवली देखें, अगर आपको बोला कि सर इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ा, हीट ट्रांसफर छोड़ दो, मैं कहूँ कह रहा पढ़ने के लिए 4 नंबर का आएगा, मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट टच भी मत करो, या फिर मेरे से मिलना, मैं बताऊंगा कि ये 4 टॉपिक पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी होता है कई बार कि हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन आ ही जाता है ना। ऐसे एक वो प्रेस आपका जो क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेफ फैक्टर वहां से, मतलब एक सेलेक्टिव टॉपिक पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप उसको पढ़ो ना। फ्लूइड मैकेनिक्स मत पढ़ो, फ्लूइड मैकेनिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप उसमें से सेलेक्टिव चीजें पढ़ो जो इंटरव्यू में भी काम आने वाली है और आपके यहाँ में भी काम है। आपको टर्बुलेंट फ्लो पढ़ने के लिए कौन कह रहा है, लैमिनार फ्लो नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, छोड़ दो। आपका बेसिक पढ़ो ना कि बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक क्या है, आप काइनेमेटिक्स पढ़ो, डायनामिक्स पढ़ो, यहाँ से भी आपसे काम बन जाना है। तो आप आगे के सिलेबस अगर कवर भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। हाइड्रोलिक मशीनरी थोड़ा सा कवर कर लिया, बेसिक मोमेंटम प्रिंसिपल सीख लिया, आगे पूरा हाइड्रोलिक मशीनरी बन जाना है। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 50-60 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील। अगर मैं इस साल अपनी बात बताऊं, मैं एक दिन पहले इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीजें कर रहे हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट डे तागे सर के साथ जाता हूँ एग्जाम देने, चलो एग्जाम दे के आते हैं, क्योंकि हम लोग भी टच में रहते हैं ना कि पता तो चले कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या, क्यों इतना हम बता रहे हैं। एग्जाम देने के 53 रैंक आ गया। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना कोई प्रिपरेशन के 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बस मैथमेटिक्स को कभी टच नहीं किया, एप्टीट्यूड तो कभी देखता ही नहीं। इसके 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद अगर मैं 53 रैंक ला सकता हूँ, जो बच्चा 6 महीने साल भर एफर्ट लगा रहा है वो कैसे नहीं ला सकता 50-60 नंबर, वेरी इजी। तो ये सर सिनेरियो है। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और उस प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूशन से कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% मिलेगी। ओके सो बड़े डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया सर, मनीष सर, सारे का सारा सिलेबस, और लार्जली आपका फोकस बच्चों की लाइफ को आसान बनाने पे था। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इतना कर लो। ये टाइम एक टाइम होता था सर, बच्चों को बोलते थे भाई कुछ नहीं छोड़ना है, तूने सब करना है, ये लाइन भी नहीं छोड़नी तूने, एंटी नहीं छोड़ना तूने। अब हम यहाँ पे आ गए हैं बोलने के लिए कि भाई 4 ही कर ले, तेरा कुछ बन जाएगा। तो ये सारे का सारा टाइम है, टाइम की डिमांड ऐसी होगी है। गुरिंदर सर, लास्ट स्ट्रेच में आपकी तरफ आते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू कि अगर अब यहाँ पे जहाँ हम ऑफलाइन सेंटर में बैठे हैं, ये वीडियो का जो हम ज्यादा रिकॉर्डिंग का जो पर्पस है सर, वो बच्चों को ये बताना कि यहाँ पे अगर वो गेट की प्रिपरेशन ईसीपी में आके करना चाहता है तो
मेंटर्स ने जो बताया किस तरीके से कर सकता है। अभी अप्रैल में हम ये सारे के सारा डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम होगा फरवरी में से 2025 में, तो क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे बच्चा तैयारी करे, बेस्ट क्या है जो कॉलेज गोइंग बच्चा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल पास आउट, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करे, कब उसको ज्वाइन करना चाहिए, कब आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारा बताते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। देखो तो इसमें पहले मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ स्टूडेंट्स को और लोकेशन के हिसाब से। दो तरह का बच्चा है, एक तो वो स्टूडेंट है जो यहाँ पे चंडीगढ़ के नियर बाय है, जो आ सकता है रेगुलर बेस पे, चाहे वो कॉलेज गोइंग है चाहे वो पास आउट जो हो जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट होगा जो आउटर एरिया का है, हिमाचल में हमने जैसे सारा हिमाचल कवर किया, पंजाब भी, जम्मू कश्मीर भी कवर किया, तो बहुत स्टूडेंट ऐसा है जो पास आउट हो जाएगा, अगेन फुल टाइम अवेलेबल है। दूसरा स्टूडेंट जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएगा, तो उनके पास मतलब उन्होंने वहां पे मेरे को बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे कि सर हम तो दूर से हैं, हम तो फिर पास आउट होकर 2 साल के बाद आ सकते हैं या 1 साल के बाद आएंगे या 3 साल के बाद आएंगे, लेकिन हमें प्रिपरेशन करना है। तो उनके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड, उनके लिए जो बाहर से हैं और सिर्फ 1.5-2 महीने के लिए फ्री होते हैं सर, उनका ये जो जून एंड जुलाई वाला पीरियड है, तो हम इसका एक समर मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं सर। जैसा सर ने बताया कि 50-60 नंबर, तो उस 2 महीने में 50-60 नंबर उसमें उनका कवर हो जाना है। उसके बाद चाहे उसको वो सेल्फ स्टडी वाले मोड में लगाए, एक ऑप्शन उनको हम दे देंगे हाइब्रिड का, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन है, कैमरा, लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, तो उसको बाद कंटिन्यू करना, उसने कंटिन्यू कर ले, अपना पूरा सिलेबस कर ले। अदरवाइज ये एक बन गया बच्चे के लिए जो सेकंड ईयर में जाएगा या थर्ड ईयर में जाएगा, दूर का बच्चा है, तो समर मॉड्यूल 2 महीने के लिए लगाए तो उनके पास हो जाएगा। बाद में आके कंटिन्यू करना चाहता है, हाइब्रिड मॉडल में बाद में करना चाहता है, तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सर कि जो फुल फ्लेज फ्री हो जाएगा बच्चा, जो फुल ट्रेनिंग होएगा, कहीं का सेमेस्टर में या पास आउट हो जाएंगे, तो जिन्हें इस बार फरवरी में पेपर लिखना है, तो उनके लिए क्या है सर, हम जून में ही बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए जून में बैचेस स्टार्ट करेंगे। और जून एंड जुलाई के टाइम पे थोड़ा सा बच्चों के लिए भी हेक्टिक रहता है, क्योंकि हमें थोड़ी क्लासेस लॉन्ग करनी होती है, और वो टाइम ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें हमें काफी सिलेबस कवर भी करना होता है, और उस टाइम पे बच्चे का ना कोई कॉलेज का प्रेशर होता है ना कोई और प्रेशर है, वो टोटली फ्री है, पूरा एफर्ट इस चीज के ऊपर लगाता है, उसके बाद वो कॉलेज के साथ मैनेज कर लेगा। तो जून से हम स्टार्ट करेंगे सर, फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकंड वीक, थर्ड वीक जून, हमने 4 बैचेस हमने बोले कि हर वीक के जून के में हम स्टार्ट करेंगे। तो जून एंड जुलाई रेगुलर करेंगे, और कोई भी ब्रांच का बच्चा होगा, जैसे स्पेशली मैकेनिकल भी है, अगर ब्रांच की बात करें तो हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, जो नॉर्मली हमारा नवंबर एंड तक उनका वाइंड अप कर देते हैं चीजें, सारा का सारा सिलेबस उनका नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर दिसंबर एंड जनवरी उनको हमने फुल फ्लैश्ड, यहाँ पे मनीष सर बाकी सारे मेंटर ने बुला के उनको हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर डाल देते हैं, जिसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे, और एक है जो हमारा एनपीटीएल मॉड्यूल है, उसकी बुकलेट हम उनको कंप्लीट करवाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए कि अगर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो 4 चीजें बच्चों आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट की कंसेप्ट है, जो सर टीचर्स करवा रहे हैं, ढंग से पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा पार्ट आ जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सर ने स्ट्रेटेजी दिया, मेरा मानना ये है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बच्चा ढंग से लगा ले, तो 40-50 नंबर तो वो प्रीवियस ईयर के बेस पे ले सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट बच्चा एक्सपेक्ट करता है, सर मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एनपीटीएल मॉड्यूल है हर ब्रांच का, तो वहां पे हमको बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि वो आईटी के प्रोफेसर के ही बनाए हुए क्वेश्चन। चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट आ गया टेस्टिंग पार्ट, जिसमें वो बच्चा ये चेक कर रहा है कि मैं फाइनल एग्जाम में जाके क्या गलती करूंगा, वो यहीं पे कर लें और वहां पे रिपीट ना करें। टेस्ट सीरीज से बच्चे लोग गलत आइडिया लगाते हैं कि मेरे कितनी तैयारी है, वो ये चेक करता है। टेस्ट सीरीज का पर्पस तो ये है कि भाई तुम ये चेक कर लो कि तुम फाइनल एग्जाम में जाके क्या गलती करोगे, और यहीं पे कर लो, उसको एनालिसिस करो कि तुम कहां पे तुम्हारा मिस्टेक है, ये सारी चीजें। तो फरवरी में टारगेट है सर, चाहे वो थर्ड ईयर का बच्चा है चाहे फाइनल ईयर का बच्चा है, जून में आएगा सर हमारे साथ, नवंबर तक उनका वाइंड अप, उसके बाद 2 महीने सारा फुल फ्लैश उनका प्रिपरेशन रहेगा। दूर के जो बच्चे हैं, रहने का, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगा। हिमाचल के किसी भी मतलब आने को, यहाँ पे किस कंट्री की किसी पार्ट से भी आ सकते हैं, पिछली बार आए थे यूपी बिहार से काफी स्टूडेंट आए थे, उन्होंने किया प्रिपरेशन यहाँ पे, तो वो सारा जो है हमें इस तरीके से डिजाइन किया। बच्चे को मार्केट से कोई चीज परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको स्टडी मटेरियल, क्लासेस सारा ऑफलाइन में जो आते हैं, उनको हम ऑनलाइन का भी एक्सेस देते हैं। जैसे आपने बोला कि एडवांटेज रहती है रिकॉर्डिंग का, मिस हो गया तो हम उनको जो है ऑनलाइन का एक्सेस भी देंगे बच्चे को। अब ये फरवरी में होगा सर गेट का एग्जाम। अब हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, हमें बच्चे को लेके जाना उसके करियर तक के लिए, क्योंकि गेट एग्जाम के बाद बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट है। स्ट्रेटेजी उसमें पे ही बनेगा कि उसके मार्क्स कितने आते हैं, 35 आते हैं, 40 आते हैं, 50 आते हैं, 60 आते हैं, क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग ही ओपन होगा, जिस हिसाब से मार्क्स होगा उसके हिसाब से ऑप्शन ओपन होगा। यही गेट एग्जाम का सबसे बड़ा ब्यूटी है कि तुम जितने मर्जी मार्क्स लेके आओ, तुम्हारे लिए ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे। उसके बाद
इस चीज को कि गेट के बाद वाला जो टर्म है सर, इसको पोस्ट गेट गाइडेंस चलता है जो हमारा यूरोप के प्लेटफॉर्म पे चलता है, जिसमें दो टाइप, एक जॉब्स के लिए जाना है, हायर स्टडीज के लिए जाना है। पब्लिक सेक्टर के लिए जाना है तो उसके बाद रिक्वायरमेंट उसकी होगी कि उसको जीडी, जीटी, केस स्टडी, इन सारी चीजों का प्रिपरेशन जो हम करवाएंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। अगर किसी का हायर स्टडीज के अकॉर्डिंगली जाना है, वो चाहता है उसको, तो उसमें कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एसओपीज, इंटरव्यूज, सीसीएमटी का, सीओएपी का, आईआईटीज का, एनआईटीज, अब्रॉड से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, मतलब उसको वो फाइनल उस स्टेज तक पहुंचाना, वहां तक उसको सिलेक्शन देना जहां पे जाके उसको बोले यस नाउ मेरे को अब आगे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा करियर बन गया। तो ये हमारा फिलॉसफी शुरू से भी रहा सर कि हमने बच्चे को पूरा सप्लाई चेन कंप्लीट करना है सर्विसेज पार्ट पे, कि उसको ये ना देखना पड़े कि अब ये गेट हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को कौन गाइड करेगा, या ये मेरे को कौन करवाएगा, अब इसके बाद मेरे को कैसे जाना है। तो हम पूरा सप्लाई चेन उसमें पूरा सर्विसेज अंडर वन रूफ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वंडरफुल। सो आई थिंक वही पर्पस है सर, जो बच्चा अगर कांटेक्ट में रहेगा, मेंटर्स के कांटेक्ट में रहेगा, तो उसको हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या जो भी है उसको मिलता रहेगा। तो आई बिलीव सर अब इसको कंप्लीट करते हैं, सेशन काफी हमारा पर्पसफुल एंड लॉन्ग सेशन हो गया। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे का सारा जो हमने बताया, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, और अगर आपको कोई डाउट इसमें है, ये तो वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, या हमारे 34 सेक्टर में आप विजिट कर सकते हैं। जो आसपास के बच्चे हैं उनके पास ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है कि हमसे मिल सके, डिस्कस कर सके। और जैसा हम सब लोगों का जो डिस्कशन था, उसका जो क्रक्स था वो ये कि आज की डेट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट बहुत जल्दी चेंज होती है, हमें नहीं पता है अपॉर्चुनिटीज अगले साल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या आपके पास ऑप्शंस होंगी। इस साल तो हैं क्योंकि बहुत सी जॉब्स हैं, लेकिन बच्चे कम हैं, और अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप अपने अच्छी जॉब्स में जा सकते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पड़ाव होता है वो एक अच्छी जॉब लेना होता है, और अगर आप उसके लिए ट्राई करेंगे तो सडनली आप उसको ले जाएंगे। सो विद दिस वी एंड दिस एंटायर सेशन। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, और आई होप हम बच्चों को हेल्प करें सर उनके करियर मेकिंग में। थैंक यू।